जब हम तो हम क्या करते हैं, प्रेशर में चेंज आता है। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है T2 इज ग्रेटर देन T1 और दूसरा होता है T2 इज लेस देन T1। कूलिंग करोगे या हीटिंग करोगे, दोनों की ये कंडीशन आती है। हीटिंग में ये होता है, कूलिंग में ये होता है। क्लियर? तो हमारा डेल्टा एस इस केस में क्या होगा और डेल्टा एस इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ। ये देखो आदित्य और आर्यन को, पॉजिटिव किस में होगा? अगर हम इस फॉर्मूले, यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके। अब ये देखो, अगर मैं कह रही हूँ T2 इज ग्रेटर देन T1 है, यहाँ पे ये चीज देखोगे तो तुम्हारा ये अगर ज्यादा है तो लॉग में आया ना, सो दैट मींस दिस इज विल बी पॉजिटिव है। यस। या अगर T2 लेस हो जाएगा तो तुम्हारा नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि लॉग माइनस में चला जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। क्लियर? अगर ये चीज छोटी है और ये चीज बड़ी है तो पॉइंट में आंसर जाएगा, पॉइंट में जाते सर तुम्हारा माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आते सर डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर आ गया? अब फेस चेंज हमने सॉलिड और लिक्विड का तो पढ़ लिया, लेट अस टॉक अबाउट गैसेस आल्सो। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम दो कंडीशंस चेक करते हैं। कौन कौन सी? या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं या हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं या प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, हमने कौन से रिलेशनशिप पढ़े हुए हैं? हीट के। बताओ, हीट को हमने किसके साथ पढ़ा है? जब हम कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वहां पे? हीट इज इक्वल टू, किसी को याद नहीं होगा, QP इज इक्वल टू N इंटू CP इंटू डेल्टा T। और यहाँ पे क्या पढ़ा है? QV इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा T। याद आया? ओके, तो ये भी बता दो इसमें से इंटरनल एनर्जी कौन सी है और एंथैल्पी कौन सी होती है? याद आ गया तो? कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल होती है ना? वो क्या होती है कांस्टेंट प्रेशर? एंथैल्पी होती है। इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मैंने हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला। इसकी जगह पे एन सीपी डेल्टा टी अपॉन टी। देखो हम यहीं पर ही वापस आ गए जहां से ये वाला हमने हीटिंग कूलिंग का स्टार्ट किया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया है? डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सीपी लॉग ऑफ T2 अपॉन T1। समझ आ गया? ये फॉर्मूला मुझे दोबारा ऐसे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इट इज द सेम मेथड। ठीक है। दूसरा, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा फॉर्मूला? एन सीवी लॉग ऑफ T2 अपॉन T1। ठीक है, क्लियर? तो तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, एक में टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड। जहां गैसेस की बात है तुम्हें कैलोरी चाहिए बट ऑफ दिस। क्लियर? समझ आ गया? कोई डाउट इसके अंदर अभी किसी को? द लास्ट टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी। अब सबसे पहले समझ जाओ गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। पॉकेट मनी मिलती है घर से? अच्छा, नहीं मिलती। सपोज करो मिले, अगर मैं कहूं तुम्हें 1000 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है, और तुम्हारा कुछ अच्छा काम करने का मन कर रहा है बट तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है, तो क्या करोगे? कुछ पैसे तुम्हारे को, सपोज करो तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे पैसे मांग लिए और तुम्हें उसे दे देने, एंड यू विल नॉट गोइंग टू गेट दैट बैक। तुम्हें पता है कि वो पैसे मैं अगर अपने फ्रेंड को दे दूंगा मुझे कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाले। ठीक है, जो नॉर्मली फ्रेंड्स करते भी हैं। तो नाउ द थिंग इज, सपोज तुम्हारे पास 1000 रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी है और तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे उसमें से कुछ भी पैसे मांगे बट तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, व्हाट विल यू डू? यू गोइंग टू सेव सर्टेन अमाउंट फॉर योर बर्थडे, राइट? तो तुम क्या करोगे? चलो मैंने उसमें से 600 रुपए बर्थडे के लिए रख लेता हूं और 400 रुपीज फ्रेंड को दे देता हूं, राइट? समझ आ गया? अब समझो कि इसमें इन दोनों में क्या गिब्स फ्री एनर्जी और क्या नहीं है। देखो, एक होता है तुमने अपनी आजादी को मेंटेन रखा है, वहां पे आजादी क्या है तुम्हारी? तुम्हें बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना है, राइट? तो तुमने वो 600 रुपए अपने आजादी के लिए रख लिए।
ठीक है। एक होता है जो तुम्हारे पास जो तुमने डोनेट कर दिया, राइट, अपने फ्रेंड को दे दिया, एक तरीके का डोनेशन है, 400 रुपए, वो तुम्हारा खत्म। टोटल क्या हुआ? 1000 रुपए। तो याद रखो, जो तुमने अपनी इच्छा से एक अच्छे काम में पैसा लगाया, दैट इज योर गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो हम ये कहते हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी को अगर मैं टोटल एनर्जी बोलूं, सपोज करो तुम्हारे पास 1000 रुपए, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूं, तो 1000 रुपए हो गए तुम्हारे गिफ्ट फ्री एनर्जी, ठीक है। उसमें से 600 रुपए हो गए एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर, ये मैं बताऊंगी क्यों है, टेम्परेचर क्यों आया, आई विल टेल यू। और 400 रुपए हो गए तुम्हारी एंथैल्पी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ माइनस में आंसर आएगा, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होगा, दैट आई विल टेल यू बाय। अब क्वेश्चन आता है मैं यहाँ टेम्परेचर क्यों ले रही हूँ? टेम्परेचर मैं इसलिए ले रही हूँ, जब मैं किसी सिस्टम की रैंडमनेस, एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस ना, राइट। अगर मैं किसी सिस्टम की आजादी कंपेयर करती हूँ, तो हमने क्या पढ़ा था सेकेंड लॉ में, कि उसको हम सराउंडिंग से ही कंपेयर करके करेंगे ना, राइट। मैं इसके मुकाबले आजाद ज्यादा हूं, तो मैं उसे कंपेयर किससे कर रही हूँ, सिस्टम को आई एम कंपेयरिंग विद द सराउंडिंग ओनली। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इज द टोटल एनर्जी विच इज अवेलेबल टू द सिस्टम फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना? तो अल्टीमेटली फॉर्मूला जो तुम्हारा बन के निकलता है, लेट मी गिव यू द फॉर्मूला हियर। पहले डेफिनेशन लिखो, गिब्स फ्री एनर्जी। आज की डेट में ना अब उसे आयुपेक ने उसे फ्री एनर्जी हटा के सिर्फ गिब्स एनर्जी कर दिया है, क्योंकि आयुपेक कहता है फ्री कुछ नहीं मिलता, ठीक है, दैट्स व्हाई उसने फ्री वर्ड ही हटा दिया। पहले हम उसे बोलते थे गिब्स फ्री एनर्जी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन, द टोटल एनर्जी available in the system in any system for doing useful work। क्लियर? तो जो हमने फॉर्मूला बनाया दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस TS। अब मैंने तुम्हें टेम्परेचर बता दिया, यहाँ क्यों आता है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, क्लियर? अब आता है, और इसके पीछे का एक और रीजन भी देखो कि ये फॉर्मूले में T अगर हम जस्टिफाई करें तो कैसे कर सकते हैं। देख, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, जूल्स पर केल्विन, Q अपॉन T होता है ना, तो जूल्स पर केल्विन। हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की बात कर रहे हैं मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ जूल से मतलब है, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ टेम्परेचर ही तो आएगा, क्लियर? और तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद k। अगर मैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद k करूंगी तो ऐसे आएगा मेरा, दिस इज कैंसिल, तो जूल्स इज इक्वल टू SK। जो मुझे जूल्स चाहिए वो यही है अल्टीमेटली, ठीक है। बट तुम्हें याद क्या रखना है, ये सिस्टम का है और ये टेम्परेचर सराउंडिंग का है, ये चीज याद रखनी है जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी रैंडमनेस इस सिस्टम में हो रही है वो कंपैरिजन सराउंडिंग के साथ हो रही है। तुमने अपनी आजादी के लिए पैसे रखे, तुमने अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे रखे, तो उसको तुमने एज कंपेयर्ड विद द सराउंडिंग ही तो लेकर रखा ना। कैसे, मतलब देखो, अगर तुम घर के अंदर सेलिब्रेट करोगे तो 600 रुपए में भी सेलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम उसी को जाके तुम कहोगे मैं मैकडॉनल्ड्स में जाके सेलिब्रेट करूंगा, तो तुम्हें 6000 का बिल बनाना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कहां से हुआ, सराउंडिंग से हुआ ना। आदि स्टॉप इट। तो कंपैरिजन कहां से हुआ, सराउंडिंग से हुआ, मींस जगह के हिसाब से। तुम अपनी पॉकेट में जो भी पैसा सेव करोगे, दिमाग में क्या रख के करोगे कि मैं घर में सेलिब्रेट कर रहा हूं या बाहर सेलिब्रेट कर रहा हूं, राइट। तो तुमने अपना कंपैरिजन सिचुएशन की, बाहर की सिचुएशन से कंपैरिजन किया। समझ में आ गया कि मैंने टेम्परेचर सराउंडिंग का क्यों लिया है, सिस्टम का क्यों नहीं लिया? आदि, आई थ्रो यू इन द वेटिंग रूम।
जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आपका सराउंडिंग के अंदर एंट्रोपी में चेंज आ सकता है। क्लियर? कोई और चीज डिफरेंस बताओ, कुछ और इसमें कोई डिफिकल्टी अभी गिब्स फ्री एनर्जी समझने में? ओके अब हमने पढ़ा था, पहले हमने स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन यानी कोई भी सिस्टम की रैंडमनेस हमने कंपेयर करी थी एंथैल्पी से, राइट? इससे पहले हमने करी थी ना डेल्टा एस एंड डेल्टा एच, कभी नेगेटिव लेके कभी पॉजिटिव लेके। नाउ वी विल बी कंपेयरिंग इट विद डेल्टा जी, मींस स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। So give the name of the topic. Spontaneity criteria with delta G। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर? अगर हम फॉर्मूला बोलें, एक हमने पढ़ा था ये टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये फॉर्मूला याद है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके अब डेल्टा जी हमने क्या पढ़ा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? ओके लेट्स टेक दिस फॉर्मूला। हमने लिखा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कुछ याद है थोड़ा सा? चलो पहले सिंपल फॉर्मूला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए। ये पढ़ा था, याद है? ओके सो डेल्टा एस सिस्टम की जगह में यहाँ पे प्लस माइनस क्यू सिस्टम लिख सकती हूँ अपॉन सराउंडिंग। ये प्लस का साइन, दिस इज योर प्लस माइनस क्यू सिस्टम लिख सकती हूँ। याद है मैंने किया था कि जो एनर्जी सिस्टम लेगा या देगा उसी के अकॉर्डिंगली सराउंडिंग में चेंज आता है, याद है? ओके तो मेरे को अगर यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी? अब लेट अस डू अगेन, आई हैव टू कैलकुलेट दिस। ठीक है तो मैंने क्या करना है, ये वाला अगर मैं यहां से फॉर्मूले से निकालने जाऊं तो क्यू सिस्टम क्या है? अल्टीमेटली सिस्टम के अंदर की एनर्जी, राइट? उसे हम क्या बोल सकते हैं? एच सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा का साइन और लगा लो बस। पुट दिस वैल्यू देयर, ये वाली वैल्यू लेके यहां डालो। सो डेल्टा एस टी इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग टी सराउंडिंग एज टी ओनली। ठीक है, तुम चाहो तो उसको टी सराउंडिंग लिख सकते हो बट फॉर्मूले में हम लिखते नहीं है, हमें उसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है न्यूमेरिकल के टाइम पे कि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात कर रहा है, सिस्टम के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हमारी ये बनेगी ये बनी। क्लियर है? ओके अब इसको देख के एक चीज ध्यान दो कि क्या हम इसको इस इक्वेशन में डेल्टा जी बोल रहे हैं और ये हमारा एज इट इज ही चल रहा है जो हमने लिखा है। ठीक है, इसको जब हम ये बोल रहे हैं और अगर हमें ये रखना है तो ये माइनस में जाना चाहिए। अगर हमें नॉर्मल इक्वेशन को इस इक्वेशन को ये बनाना है तो दिस शुड बी माइनस, राइट? सो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम, या इधर माइनस लगा लो, विच एवर वे इज सुटेबल टू यू। ठीक है, ओके अब इस चीज को ध्यान में रखकर मुझे बताओ, अगर सिस्टम तुम्हारा कोई प्रोसेस अगर तुम्हारा स्पॉन्टेनियस है तो हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एस क्या होता है उसके लिए? पॉजिटिव। इस
के हिसाब से डेल्टा जी क्या हुआ, नेगेटिव। टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। अगर आप उसको 373 से प्लस करोगे तो पॉजिटिव आंसर ही आता है ना हमेशा। क्लियर अबाउट दिस? सो एक कंडीशन तो ये हो गई। अगर हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा एस डेल्टा टू नेगेटिव, नेगेटिव तो डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव। सो ये याद रखो फॉर योर न्यूमेरिकल्स। क्लियर? नाउ लेट अस स्टडी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिख लो इसे फटाफट। लिख लिया? नेक्स्ट। अब थर्ड रुक लॉ। जाओ। अच्छा ठीक, ओके। कर दो। Okay, now the third law of thermodynamics. What is your absolute temperature? बताओ। हमने पढ़ा था ना एब्सोल्यूट जीरो कुछ होता है, क्या होता है वो, 0 केल्विन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। और हमने ये भी बोला था दैट दिस इज हाइपोथेटिकल, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो थर्ड लॉ यही कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है किसी भी सिस्टम की, एक क्रिस्टलाइन सिस्टम की एंट्रोपी, अब देखो समझो, एक सिस्टम है उसकी एंट्रोपी 0 बता रहा है थर्मोडायनेमिक्स। वो 0 कब बता रहा है, एट एब्सोल्यूट 0। और वो सही भी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके तो कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो उसमें एंट्रोपी का कोई लेना देना होता नहीं है। सो थर्ड लॉ स्टेट्स the entropy of a perfect crystalline system is 0 at absolute 0 temperature. Clear? This is only your third law of thermodynamics. हमें इसके बारे में ना जेई में डिटेल में पढ़ना है, तुम्हें इसके बारे में फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जब फिजिक्स की जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, तब सर ने अभी शुरू करी, क्या चल रहा है अभी? अभी तो हम मैटर ही कर रहे थे, फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, लास्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सी जीरोथ लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद आया था। ये कहता है कि सपोज आई एम टेकिंग अ सिस्टम, ये मैंने एक सिस्टम लिया, ये इसके अंदर हीट एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ। क्लियर? तो सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया 1, मींस इस सिस्टम को नाम दे दिया 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 रॉड लगाई, दिस इज 1 2 एंड दिस इज योर 3। ये दोनों भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, दे बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बोल रही हूं, टेम्परेचर 1 है, सपोज सिस्टम 1 का टेम्परेचर 1 है, इसका टेम्परेचर 2 है और इसका टेम्परेचर 3 है। ठीक है,
और मैं ये बोल रही हूं इफ आई एम सपोजिंग कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 के बराबर है और टेम्परेचर 1 is also equal to temperature 3, so this means your temperature 2 is equal to temperature 3. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है. इसका कंक्लूजन समझो. इसका कंक्लूजन ये उसने बोला कि अगर इसमें से एक रॉड ठंडी है और एक रॉड अगर गर्म है तो हीट का ट्रांसफर इन दोनों में तब तक चलता रहेगा. हमने क्या पढ़ा, हीट किधर से किधर फ्लो करती है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, राइट. इसका हीट का ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए. तो वो ही आपका 0th लॉ है. क्लियर? तो लिखो द हीट एक्सचेंज विल कंटिन्यू टिल द सिस्टम till both the system reaches at the same temperature. तो बेसिकली हम इसको ऐसे बोल देते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड रॉड इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ अ हॉट रॉड and this exchange of the temperature will continue till they both come at the same temperature. अगर मैं इसमें से इसको कोल्ड या इसको हॉट ले लूं तो टेम्परेचर यहाँ ट्रांसफर करेगा and धीरे धीरे they both will going to come at the same temperature. Clear? Here your thermodynamics, all the laws are over, topics are over. अब जो चीज बची है that is Carnot का एक इंजन साइकिल मुझे तुम्हें पढ़ाना है, बस that's it. ठीक है? And tomorrow उसका मैं तुम्हें बेसिकली आई एम प्लानिंग कि उसका वर्किंग तुम्हें दिखा दूंगी वीडियो के थ्रू, क्योंकि उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है ऐसा. मैं एक बार सारे फॉर्मूले लिखवा देना. हाँ, फिर मैं उसके बाद कल सारे फॉर्मूले लिखवा के विल डू द न्यूमेरिकल्स. ठीक है? अब कल तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने सारे डाउट्स लेकर आने. ठीक है? टॉपिक से रिलेटेड डाउट कि हाँ मैं ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये नहीं आया, सो दैट आई कैन रिवाइज द टॉपिक्स. वेडनेसडे को वी विल डू द न्यूमेरिकल्स बिकॉज. ठीक है? क्लियर? तो अगर आज तुम जल्दी जाना चाहो तो जा सकते. आई एम नॉट गोइंग टू टीच मच. गुरमा एक